नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन अधिकार तक पहुंचने के लिए हमेशा कर्तव्यों की बात ज़रूर करता है। क्या कभी आपने यह सोचा कि अगर आप अपनी जलती मोमबत्ती से किसी दूसरे व्यक्ति की मोमबत्ती जलाएंगे तो क्या आपके मोमबत्ती की रोशनी कम हो जाएगी? क्या सड़क पर जाते हुए आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपने साथ साथ सड़क पार करने में मदद करेंगे तो क्या आपका चलना रुक जाएगा? या दोनों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपका उत्तर होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर हम किसी दूसरे से ईर्ष्या क्यों करते हैं? उसकी उन्नति देखकर हम क्यों नफ़रत करते हैं, हम बाधाएं खड़ी करते हैं? क्या हमको ऐसा करना चाहिए? इसी बात को आइए एक बहुत से छोटे से उदाहरण से समझते हैं। 1896 जब थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का निर्माण 1880 में किया था, उसको पेटेंट करा लिया था और पूरी दुनिया को यह बताया था कि बल्ब से भी रोशनी पैदा की जाती है और जिसकी रोशनी में बैठकर आज हम आप सब क्या कुछ नहीं करते हैं। वही थॉमस अल्वा एडिसन 1896 में कार के ऊपर काम कर रहे थे। वो इलेक्ट्रिसिटी से कार बनाना चाहते थे और चाहते थे कि बहुत जल्दी से जल्दी वह इस कार को बनाकर भी पेटेंट कर लें। इसी प्रयास में जब वह लगे हुए थे तो उन्हें एक सभा में आयोजन में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब वो वहाँ पे गए तो उनकी मुलाकात एक युवा से हुई जिसका नाम हेनरी फोर्ड था और हेनरी फोर्ड ने उन्हें बताया कि वह एक कार बना रहे हैं जो गैसोलीन से चलेगी। और जब एडिसन ने उस युवा हेनरी फोर्ड की बातें सुनी, उसका पूरा प्लान सुना तो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, तुम्हें इस पर काम करना चाहिए और निश्चित रूप से यह तुम्हारे प्रयास का एक बहुत अच्छा कार्य होगा। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां वह सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कार को बनाया जाएगा, कार को लाने की, वहाँ पे गैसोलीन से कार के निर्माण पर, कार को चलाने की बात हेनरी फोर्ड कर रहा था। और बाद में हेनरी फोर्ड इस बात से बहुत खुश हुआ कि इतने प्रतिष्ठित आदमी ने जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने आज उनके इस प्रयास और कार्य की सराहना किया। उसके बाद हेनरी फोर्ड पूरे मनोयोग से इसमें जुड़ गए और आप जानते हैं कि हेनरी फोर्ड ने फिर गैसोलीन से न सिर्फ कार बनाई, देखते देखते वो अरबपति हो गए। लेकिन इसी बीच समय का खाचा पलटता है और 9 दिसंबर 1914 को जब पूरा विश्व प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका में जल रहा था, उसी समय एडिसन की जो फैक्ट्री थी, जो घर था, वो सब जलकर खाक हो गए। एडिसन सड़क पर आ गए। एडिसन समझ नहीं पा रहे थे कि आगे का काम कैसे करें। लेकिन हेनरी फोर्ड को जब यह बात पता चली तो उन्होंने 7,50,000 रुपए का, रुपए बल्कि मैं गलत कह गया, $7,50,000 का एक चेक भेजा और उसके साथ एक नोट लिखा कि अगर एडिसन को इससे भी ज़्यादा आवश्यकता हो तो वह इसको प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने एडिसन को फिर से उनके प्रयोग के लिए, उनके कार्यों के लिए, उनके रहने के लिए खड़ा करने में पूरा सहयोग किया। इन सारी बातों के साथ साथ जब 1916 में हेनरी फोर्ड और एडिसन के बीच में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई, ख़ास तौर से एडिसन के जीवन में, जब उन्हें व्हील चेयर पर जाना पड़ा। व्हील चेयर पर ही नहीं जाना पड़ा बल्कि उन्होंने जब एक व्हील चेयर लिया तो हेनरी फोर्ड ने भी इसलिए व्हील चेयर ले ली ताकि वह एडिसन के साथ रेस कर सकें, हमेशा उनके साथ बने रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा एडिसन के साथ समय गुजारने के लिए हेनरी फोर्ड ने उनके घर के बगल में ही एक मकान भी ले लिया। सिर्फ उसका पर्पज़ ये था कि वह व्यक्ति जिसने उनको कार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, वह ज़्यादा से ज़्यादा उनके जीवन में बना रहे। इस तरह से जहाँ दो महान लोग इस दुनिया को मिले, क्या वो महान लोग कभी भारत जैसे देश में ऐसी ही स्थिति में हो पाते हैं जहाँ पर एक PhD को लेकर
तरह तरह की बाधाएं पैदा कर दी जाती हैं, पीएचडी अवार्ड नहीं होने दी जाती है। अगर कोई नया नवोदित विचार लेके आता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। एक डॉक्टर की मौत इस जैसी पिक्चरें इसीलिए बनाई गई कि भारत में क्या कारण है कि हम एक दूसरे की प्रगति को देखकर, एक दूसरे की बौद्धिक क्षमता देखकर जलते हैं। अगर यही हेनरी फोर्ड को हतोत्साहित कर दिया होता एडिशन ने, तो क्या हेनरी फोर्ड कार बना पाते? या फिर हेनरी फोर्ड की सहायता अगर एडिशन को न मिलती तो क्या एडिशन फिर से जीवन में खड़े हो पाते? दो महान लोग एक दूसरे के पूरक बन रहे थे, लेकिन हम अपने जीवन में ऐसा नहीं करते हैं। यह सच है कि दिमाग जो है वो परिस्थिति जन्य होता है। मैंने अपने वीडियो को बनाने से पहले आपसे 1896 की जब बात किया था, तो आपको मालूम है जहां 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई, वहीं 1896 में भारत जैसे देश में भारतीय कांग्रेस अपना सम्मेलन कर रहा था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विश्व में 1896 में कार बनाने की बात हो रही थी। यह बात मैं इस वीडियो के साथ सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि जो दिमाग होता है वो परिस्थिति जन्य होता है। पूरे विश्व के, पृथ्वी के हर मानव के पास बेहतरीन दिमाग है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार वह दिमाग चलता है। जिन लोगों ने खेल खेलना चाहा उनके लिए 1896 में ओलंपिक था, जिन लोगों ने कार बनाना चाहा उनके लिए 1896 कार था, और जिन लोगों ने सिर्फ सम्मेलन करना चाहा वो भारत में सम्मेलन करते रहे, वंदे मातरम गाते रहे। यही नहीं, थोड़ा सा आप और ध्यान दें तो 1855 में जिस समय डलहौजी की राज्य हड़प नीति भारत में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही थी, और हर राज्यों जिनके पास दंपतियों के पास संतानें नहीं थे, डलहौजी उसको अपने शासन में मिला लेता था, जिसमें झांसी भी आया था, और फिर उसके बाद की कहानियाँ रानी लक्ष्मीबाई की जानते हैं। ठीक उसी समय 1855 में कोशिका विभाजन, कोशिकाएं विभाजित होती हैं, इस बारे में वर्चो सोच रहा था। वर्चो वॉज द वेरी फर्स्ट मैन हु डिस्कवर्ड दिस फैक्ट ऑफ सेल डिवीज़न। हम सेल डिवीज़न के बारे में 1855 में जहां एक व्यक्ति की सोच के कारण हम जान रहे थे, वहीं पर 1855 में भारत जैसे देश में लोग यह सोच रहे थे डलहौजी की राज्य हड़प नीति से कैसे बचा जाए, युद्ध कैसे किया जाए, तलवारें कौन से खरीदी जाए। तो बुद्धि हमेशा परिस्थितियों के अनुसार काम करती है, और उस बुद्धि को हम अगर चाहें तो एक दूसरे का सपोर्ट करके अच्छा भी बना सकते हैं। जबकि फेरो ने कहा है कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, सभी के पास समान दिमाग होता है। और यह सच भी है कि हमारे पास जो कपालधारिता है, क्रेनियल कैपेसिटी है, वो सभी की सेम है। जब क्रेनियल कैपेसिटी हमारी सेम है, हमारी कपालधारिता ठीक है, तो फिर हम एक दूसरे के दिमाग की सहायता क्यों नहीं करते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आपको अपने देश में मिलेगा। हमने जिस तरीके से दिमाग एक जैसा होने के बाद भी देश में रहने वाले लोगों के साथ ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि वह अपने जीवन में सामान्य जीवन जी ही नहीं सके, वह सामान्य जीवन जीते हुए मानव होने का एहसास ही नहीं कर सके, और कालांतर में आपको आरक्षण जैसी स्थितियां देखनी पड़ी। अगर हमने उनको हेनरी फोर्ड और एडिशन की तरह ही अपने समान समझा होता, उनको वो सारे अवसर दिए होते, उनकी भी तारीफ की होती, तो हमको महाभारत के युद्ध में एकलव्य भी कहीं से लड़ता हुआ दिखाई देता, हमें कर्ण की दूसरी स्थितियां दिखाई देती। हमने सदैव दिमाग को लेकर एक कटुता रखी है, और वो कटुता आज भी जारी है। अगर कोई भी व्यक्ति यह देखता है कि किसी के पास विलक्षण बुद्धि है और वह उस बुद्धि के माध्यम से समाज को कुछ देना चाहता है या विशिष्ट देने का प्रयास कर रहा है, तो जैसा विवेकानंद ने कहा कि हम उसकी जीवन में उसके बारे में गलत बोलने लगते हैं, फिर हम उसकी बाधा करते हैं। अगर वो उससे निकलता चला गया तब हम उसका साथ देते हैं। तो जो संघर्ष की स्थिति हम पैदा करते हैं वह विदेशों में नहीं थी, जिसके कारण हमें हेनरी फोर्ड मिलता है, हमें एडिशन मिलता है, लेकिन ऐसा कोई भी वैज्ञानिक हमको भारत में नहीं मिलता। मेरे इस वीडियो को सुनकर कई लोग कह सकते हैं, कुछ वैज्ञानिकों के नाम गिना सकते हैं कि ऐसा नहीं है, वो रामानुजम का नाम गिना सकते हैं, वो हरगोविंद खुराना का नाम गिना सकते हैं, चंद्रशेखर का नाम गिना सकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हमारे पास उसी तरह से एक श्रृंखला नहीं जैसे विदेशों में वैज्ञानिकों की श्रृंखला है, डॉक्टरों की श्रृंखला है।
ऐसा इसलिए है कि हम हेनरी फोर्ड की तरह ना तो एडिशन की मदद करना चाहते हैं, ना एडिशन की तरह हेनरी फोर्ड का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं वह वहीं से वैज्ञानिक बनकर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि जो शिक्षक उन्हें पढ़ा रहा होता है ज़्यादातर स्थितियों में वह इस बात को सुनना पसंद नहीं करता कि उसके द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रहा विद्यार्थी बौद्धिक क्षमता में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाए या प्रदर्शित करे। और यही कारण है कि बौद्धिक कुंठा इस राष्ट्र में बढ़ती चली जा रही है। क्या एक बार सोच के देखिए, अगर आपके पास जो ज्ञान है वह दूसरे को भी दें और दूसरे का ज्ञान खुद लें और इसको बढ़ाते चले जाएं, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले कहा कि क्या एक मोमबत्ती जो आप जलाए हुए हैं उससे दूसरे की मोमबत्ती जलाएंगे तो क्या मोमबत्ती आपकी कम रोशनी वाली हो जाएगी? नहीं होगी। तो आप भी जीवन में उस हर व्यक्ति को ज्ञान बांटिए। कहा भी गया है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, विद्या धन सर्वधर्म प्रधानम। तो आप जितनी विद्या बांटेंगे उतना विद्या बढ़ेगी, और जब विद्या बढ़ेगी तो हेनरी फोर्ड इस देश में भी पैदा होंगे, एडिशन इस देश में भी पैदा होंगे। सोचना आपको है कि हमने बुद्धि को हतोत्साहित करने की संस्कृति क्यों पैदा कर ली। हमने यह तो कहा कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः, लेकिन उस बुद्धि में उस शक्ति को महसूस क्यों नहीं किया? हमने उस बुद्धि में शक्ति को नकारात्मक महसूस ज़्यादा किया कि कैसे मैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में परेशानियां खड़ा करूं और उसकी बुद्धि को दूसरी तरफ ले जाऊं, जैसे डलहौजी ने किया कि जिस समय हमको अच्छी बातें सोचनी चाहिए थी हमें युद्ध के लिए सोचना पड़ रहा था। इस वीडियो को आप उस दर्शन पे सोचें कि हमारी बुद्धि क्यों नहीं एक उच्च कोटि का कार्य कर पाती है, क्यों नहीं हम अपनी बुद्धि से समाज को सर्वोच्चता वाली चीज़ें दे पाते हैं। क्या हम भी बुद्धि के संक्रमण में फंस गए हैं? क्या हम किसी की बुद्धि की लब्धता को उस तरह से स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं? क्या हम आपके सामने भी ऐसा कोई व्यक्ति आया है जिसके पास हेनरी की तरह विचार हैं, लेकिन आपने यह सोचकर उसकी उपेक्षा कर दिया है कि अगर यह समाज में हेनरी बन जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, इसलिए आपने उसे हतोत्साहित किया है? अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से इस बात को हमें समझना होगा कि हम ईर्ष्या को ज़्यादा प्रभावी बना गए हैं, हम कुंठा को ज़्यादा प्रभावी कर रहे हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? इसी प्रश्न को आपके सामने रखने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप सोचिए और फिर कमेंट भी करिए कि क्या यह बात सत्य है या नहीं है। आखिर हेनरी और एडिशन जैसी मित्रता हमारे देश में क्यों नहीं? नमस्कार।